बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं आज 28 मार्च है और दिन है बड़ा बाबरकत जुमे का, जुमतुल विदा। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ़्तारी पर रद्द-ए-अमल दिया है अक़वाम मुत्तहिदा ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। उन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच और उनकी जो साथी ख़वातीन हैं उनको रिहा करने का मुतालबा किया है। और इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अख्तर जान मेंगल वो एक लॉन्ग मार्च लेकर रवाना हुए हैं क्वेटे की तरफ। और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है इस लॉन्ग मार्च में और ख़ासकर इसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं, क्योंकि अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि वो इन ख़वातीन को वो आज़ाद कराएंगे। सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। अख्तर जान मेंगल की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी सख्त की गई है, यानी उनके अपने बंदे हैं। हुकूमत जो है वो कंटेनर्स लगा कर कोशिश कर रही है कि इस लॉन्ग मार्च को जो है वो क्वेटा पहुंचने से रोका जाए और जगह जगह पे रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। फिर अफवाहें कहाँ से फैलती हैं? पहले भी मैंने आपको बताया कि मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है, मीडिया कोई खबर नहीं दे रहा। इसके अलावा जो है ना सोने पे सुहागा ये कि नेट वहाँ पे बंद कर दिया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में जो है वो फिर अफवाहें जन्म लेती हैं रंग बिरंगी कि ये हो गया, फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया, फ़लाँ जो है ना वो मसला पैदा हो गया। तो हुकूमत चलें ब्लैकआउट करे, यानी न चलाए मीडिया पे, लॉन्ग मार्च न चलाए, लेकिन कम से कम जो नेट है उसको जो है वो ऑन रखे। और इसकी ये भी एक वजह है कि खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है बलूचिस्तान में, पहले आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, तो ताकि इदारों तक तो बात जो है वो फ़ौरन पहुँचे। मैं अक्सर हैरान होता हूँ इस बात पे कि जहाँ पे दहशतगर्दी होती है ना, जो होनी होती है, वहाँ पे नेट ऑन होता है। यानी जहाँ पे खुदा न खास्ता धमाका होता है ना, घंटे बाद उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ जाती है, यानी मोबाइल पे, वहाँ पे नेट चल रहा होता है। और जो इस किस्म की सरगर्मी होती है, सियासी सरगर्मी होती है, कोई लॉन्ग मार्च होता है, कोई जलसा होता है, वहाँ पे नेट बंद कर दिया जाता है। बहरहाल इस मंतक की मुझे आज तक समझ नहीं आई। हुकूमत वाले सियाने हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि फैसल अमीन गंडापुर और इमरान रियाज, इनकी जो है ना वो आपस में वो तू तरां वो चल रही है। वैसे भी अगर आप देखें ना और आप नाराज़ ना हो, वो ये कि पीटीआई के जो दोस्त हैं ना वो दुश्मन बनाने में माहिर हैं। वो दोस्त नहीं बनाते जो उनके साथ खड़े होते हैं ना। एक और गलतफहमी भी मैं यहाँ पे दूर कर दूँ, ये जो लोग बात करते हैं ना मेरे जैसा बंदा या और इमरान रियाज है और बंदे हैं, ये जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। अगर उसकी बेनिफिशरी पीटीआई है ना तो वो कुदरती है, क्योंकि इस वक्त जुल्म पीटीआई पे हो रहा है। वो जुल्म के खिलाफ बात करते हैं कि मुआशरे में इतना जुल्म है, इतनी घुटन है, क्यों इतने पर्चे जो है ना वो काटे जा रहे हैं, क्यों लोगों को बोलने पे उठाया जा रहा है। लेकिन ये बात वो पीटीआई के दोस्तों को समझ नहीं आती। अब फैसल अमीन गंडापुर, सबसे पहला एतराज़ ये है कि सीएम जो केपीके हैं अली अमीन गंडापुर, उनको पूरे केपीके में कोई काबिल बंदा नहीं मिला जो अपना वो कोऑर्डिनेटर लगाते। पहली बात ही गलत है कि फैसल अमीन गंडापुर वो कोऑर्डिनेटर क्यों हैं वज़ीर आला के, और कोई बंदा नहीं है। इमरान खान के नज़रिए से ये वाकिफ़ नहीं है कि इमरान खान ने कभी किसी रिश्तेदार को जो है ना वो टिकट दी हो, कभी किसी रिश्तेदार को वजारत दी हो, जिसके पीछे ये चलते हैं। फिर फैसल अमीन गंडापुर ने एक ऐसी पोस्ट पर रद्द-ए-अमल दिया जो इंजीनियर्ड थी, जो टेम्पर्ड थी। इमरान खान ने जो है ना वो शेर अफजल मरवत का एक बयान जो है अपने वीलॉग में बयान किया कि शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की जो है वो छुट्टी होने वाली है। अब ये शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की एक प्रोग्राम में, उसको रिपोर्ट किया जिस तरह हम रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ कहा, फ़लाँ ने फ़लाँ का, रोज़ाना मैं आपके सामने रिपोर्ट करता हूँ। इमरान रियाज खान ने रिपोर्ट किया कि जी ये कहा है शेर अफजल खान मरवत ने। तो वो फैसल अमीन जो गंडापुर हैं उन्होंने वो बयान मत्थे लगा दिया इमरान रियाज के कि ये जो है ना वो इमरान रियाज ने कहा है।
हालांकि इमरान रियाज ने ये नहीं कहा, मैं भी गवाह हूं, और फैसल अमीन गन्नापुर शुरू हो गए। तो मैंने कहा ना, ये जो पीटीआई के दोस्त हैं, ये बजाय दोस्त बनाने के, बजाय अपने हमख्याल बनाने के, ये बड़े माहिर हैं दूसरों को अपने से दूर करने के। और फिर फैसल अमीन गन्नापुर ने वो तोपों का रुख इमरान रियाज की तरफ कर दिया, ज़ुबैर अली खान की तरफ कर दिया, ज़ुबैर अली खान को लिफाफा करार दिया। आप लिफाफे देने वाले हैं फैसल अमीन गन्नापुर साहब, या कभी किसी ने आपसे लिफाफे लिए हैं? आप इमरान खान की पार्टी के हैं जो आप ये लिफाफे कह रहे हैं। ज़ुबैर अली खान ने फिर जवाब दिया कि जी कोई सबूत दें, कब और किसने लिफाफा दिया है। फिर आपके मुंह में क्या रहा, आप चुप कर गए। तो बहरहाल ये पीटीआई की क़यादत की जो है ना वो ज़बरदस्त खूबी है कि वो दोस्त बनाने की बजाय कोई ना कोई बंदा उनमें से ऐसी बात कर देता है। अब इमरान रियाज पे जो भी फैसल अमीन गन्नापुर ने कहा है गलत कहा है, टोटली गलत कहा है। और फिर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम कि जी इमरान रियाज ने गन्नापुर को कहा कि डी चौक में आप रेंजर्स पे और फौज पे गोली चला दें। इमरान रियाज ये कह सकता है? किस कैपेसिटी में वो कहेगा? वो हुकूमत में है, वो सियासी है कि जी रेंजर्स पे और फौज पे गोली चला दे। ये फैसल अमीन गन्नापुर कह रहे हैं। इमरान रियाज पहले कितनी तकलीफ में, सिस्टम पहले उनका कितना जो है ना वो जान का प्यासा है, ऊपर से फैसल अमीन गन्नापुर ये कह रहे हैं। अब ये आपकी, यानी मैं आपसे पूछता हूं कि आपका दिल मानता है कि इमरान रियाज ने कहा होगा सीएम केपी को कि गोली चला दें? तो बहरहाल ये इनमें जो है ना वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मुंह के इनको चुप आती नहीं है, हर वक्त ये बोलते रहते हैं। यानी वो सियासत में हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये हर वक्त बोलते रहते हैं। शेर अफजल मरवत को देखें, यानी ये हर वक्त बोलते रहते हैं, और जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतनी ज़्यादा गलतियां करता है। बहरहाल ये फड्डा चल रहा है जी इमरान रियाज और फैसल अमीन जो है ना वो गन्नापुर का। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि जिस सब्र के साथ इमरान खान ने जेल काटी है ना वो एक आर्ट है, उसने एक आर्टिस्ट की तरह जेल काटी है। फिर मौलाना ने फरमाया कि जितना हम सब्र की तलकीन करते हैं, जितनी सब्र की हम नसीहत करते हैं, उस पे जो है ना वो अमल किया है इमरान खान ने। मैं मोहतरम कारीन से पूछूंगा, हम सारे बातें करते हैं, पीटीआई वाले बाहर आके बातें करते हैं कि जी बिल्कुल खान साहब डटे हुए हैं, सेहतमंद हैं, वो नहीं जो है ना वो झुकेंगे। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि रमज़ान हो या रमज़ान से पहले खान साहब ने गर्मियाँ भी काट ली, सर्दियाँ भी काट ली, उम्र हो 72 साल, एक कमरा हो, उसके साइज़ को छोड़ें, कोई 6x8 कहता है, कोई 6x9 कहता है, उसको छोड़ें, एक कमरा हो और हर तरफ आपके जासूस हों। आपको ये भी जो है ना वो यकीन ना हो कि आपके वॉशरूम के ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है, आसान है। ये साबिर लोग, इन्नल्लाह मा साबिरीन, वैसे तो नहीं कहा गया आखिरी किताब में कि वो साबरों के साथ है। तो मौलाना तारिक जमील ने जरा अब मैं अपने आप को रख के देखूं, ये इफ्तारी में ज़रा हल्का फुल्का कुछ हो जाए ना, हल्का फुल्का, तो तूफान आ जाता है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, मीठा ज़्यादा है, नमक कम है। वो जो दुश्मनों के नरगे में है उसे कैसी इफ्तारी मिलती होगी, कैसी सहरी मिलती होगी। वो खुद कह चुका है कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एक बाल्टी पानी की देते हैं, 6 फुट 1 इंच का वो बंदा है, तो ये आसान नहीं है। अब जो मर्जी है कहें, उम्र 72 साल हो, दोबारा बता रहा हूं। तो मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि सब्र के साथ, जिस सब्र के साथ इमरान खान ने जेल काटी है ना, आगे चल के वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी, सुनहरी हरूफ से, कि हाँ वाकई एक बंदे ने स्टैंड लिया। अब आप उसके स्टैंड से इख्तलाफ कर सकते हैं कि जिस नज़रिए पे उसने स्टैंड लिया है वो गलत है या ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल वो खड़ा रहा और खड़ा है, और ये इतना आसान नहीं है। ये नवाज शरीफ से पूछें, बेनज़ीर से पूछें, इन सारों से पूछें कि किस तरह ये भागे, यानी जेलें छोड़ के। बहरहाल आज अल-कुद्स रैली थी और बड़ी रैली थी, बड़े अरसे बाद हुकूमत ने
اس کے جو ہے نا رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ علامہ سید ناصر عباس صاحب نے اس کی قیادت کی اور بہت بڑی جو ہے نا وہ یہ ریلی تھی، اسلام آباد میں نکلی۔ آپ جانتے ہیں بیت المقدس قبلہ اول، اس کو جو ہے نا وہ القدس ڈے، جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس کو القدس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کی جاتی ہے۔ تو آج بہرحال وہ بڑی ریلی تھی اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہم شروع کریں گے اپنا ویلاگ، اور آج آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے کہ عالی جناب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نا اور حکومت سے یا اس سسٹم سے کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ اس دن جو 6 گھنٹے کی کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ آرمی چیف نے جو ہے وہ کچھ سفارشات وہ پیش کی، اور ان سفارشات کی روشنی میں عید کے فوراً بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 اجلاس وہ 2 ہفتے تک جاری رہیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور کس مشن پہ ہیں، یہ ابھی میں نے فیصل امین گنڈاپور کی آپ کو کہانی سنائی، عمران ریاض کی۔ آج ایک اور علی امین گنڈاپور جو سی ایم ہیں اور جو فیصل امین گنڈاپور کے بھائی ہیں، یہ سی ایم بننے کے بعد نا ان کا پہلے سٹانس اور تھا، لیکن جب یہ سی ایم بنے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار، پھر موجیں، اور پھر یہ تو ان کا جو ہے نا انہوں نے کل انٹرویو دیا ہے آج نیوز کو، اور وہی بڑبولے بولنے کا بڑا شوق ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نا بولنے کا بڑا شوق ہے، تو وہاں بھی بولنے میں انہوں نے کیا کہا۔ اس کے بعد فنکاروں کی جی موجیں لگنے والی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف سے قرضہ مل گیا ہے اور چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اب ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں گی۔ ایک لفظ پاکستان کے نظام کے ہاتھ میں آیا بیانیہ، حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سارے بندوں کو اس کا مطلب بھی نہیں آتا ہوگا کہ بیانیہ ہوتا کیا ہے، لیکن اب بیانیہ کس سے بنایا جائے گا؟ ڈراموں سے اور فلموں سے۔ اور آپ کو اگر ڈرامے میں نے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے دیکھنے چھوڑ دیے ہیں کہ جہاں پہ جو سسر کا چکر ہے وہ بہو کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہا ہوگا، دیور کا چکر بھابھی کے ساتھ چل رہا ہوگا، یا ساس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ یہ چکر اتنے چکر ہوتے ہیں کہ میرے جیسے بندے کو چکر آ جاتے ہیں کہ یہ اتنے چکر چل رہے ہیں ایک ڈرامے میں۔ بہرحال اب یہ بنائی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اور گناہوں کی بستی کو وارننگ۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا، لاس اینجلس میں یعنی کیلیفورنیا میں جو ہے وہ آگ لگی تھی، اور اس آگ نے بہت کچھ جلایا تھا، بہت کچھ، کیونکہ یہاں تو میڈیا جو ہے نا ہم ادھر روزمرہ میں پڑے رہتے ہیں نا کہ اربوں کا وہاں پہ نقصان ہوا، اور جو جگہ ہٹ کی نا آگ نے اس کی تفصیلات آپ جا کے سی این این پہ یا آپ جو ہے نا فاکس نیوز پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا ایریا تھا۔ عام زبان میں اس کو ریڈ ایریا کہتے ہیں، جہاں پہ بالکل آپ لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی بھول جائیں۔ آج ایک اور اس قسم کی بستی ہے، اور اس بستی کا نام ہے تھائی لینڈ۔ یعنی دنیا کا اگر کوئی گناہ جسے آپ گناہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں ہے نا، ذہن میں، تو وہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، تھائی لینڈ میں۔ اور اس کی ایسی ایسی شکلیں ہیں، گناہ کی ایسی شکلیں ہیں کہ آپ نے سنی نہیں ہوں گی، نہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صرف یہ آپ کو اشارہ کر دوں کہ دنیا بھر میں جو ہے نا وہ جو مساج سینٹر ہیں، مساج پارلر ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے وہ تھائی لینڈ میں ہیں۔ اور جو لوگ بھی تھائی لینڈ جاتے ہیں نا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ایک کھلی ولی پروگرام ہے۔ وہاں پہ 7.7 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے کے جو مناظر ہیں، جس طرح وہ بلڈنگیں وہ سجدہ ریز ہو رہی ہیں، جس طرح وہاں پہ تباہی پھیلی ہے، ابھی تفصیلات تو نہیں آئیں، لیکن وہ مناظر دیکھ کر نا وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ وارننگ ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ فطرت کے ساتھ مقابلہ کرنا، فطرت کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو فطرت سمجھ لینا یا خدا سمجھ لینا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو پھر وہ اس کو کبھی کبھی ہلکا پھلکا آپ کہتے رہیں کہ جی وہ فالٹ لائن پہ ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یا وٹس ایور، جو کچھ آپ مرضی کہتے رہیں۔ جب ابابیل آئے تھے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس وقت کون سی موسمی تبدیلیاں تھیں؟
लूत की कौम पे जो बारिश हुई थी उस वक्त कौन सी मौसमी तब्दीलियां थी। तो बहरहाल वो बताता रहता है कि बंदे बनो, बंदे ने पुत्र बनो। बहरहाल ये एक मशहूर व मारूफ गुनाहों की बस्ती है, नाम है इसका थाईलैंड, और अगलों ने 1 मिनट में जो है उसको मलबे का ढेर बना दिया है। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात आप बहरहाल सोशल मीडिया पे मनाजिर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कितनी कुव्वत है। और जो उसने फरमाया है ना कि उस दिन पहाड़ ऐसे होंगे जिस तरह रुई के गाले, तो फिर आप मान लें कि वाकई होंगे, क्योंकि जो बिल्डिंगें आसमान से बातें कर रही थी जिस तरह वो गिरी है ना स्किल्टों में, तो फिर वाकई उस दिन भी रुई के गाले पहाड़ बन के उड़ जाएंगे। बहरहाल ये थाईलैंड में हुआ है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि जी ज़्यादा कम से कम नुकसान हो, जानी नुकसान हो। इंसान है, इंसान की जान की कीमत है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि थाईलैंड के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। आप खुद पढ़ सकते हैं गूगल पे मुख्तलिफ जगहों पे कि थाईलैंड किस किस्म का मुल्क है, वहाँ के खाने कौन से हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, लोग थाईलैंड में क्यों जाते हैं, ये आप खुद पढ़ लें। अब ड्रामे और फिल्में बनेंगी जी। ये जो हम पे तनकीद होती है ना, जिस तरह वो ऐद वफा और ISPR जो है ना वो ड्रामे बनाता है, उसमें फ़ौज को दिखाया जाएगा जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक फ़ौजी अफसर है, वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है, वो सबसे ज़्यादा दयानतदार है, वो सबसे ज़्यादा रोज़ादार है, वो सबसे ज़्यादा नमाज़ी है, वो सबसे ज़्यादा बहादुर है। ये सारी चीज़ें और बयानियाँ बनाया जाएगा। ISPR किसी दौर में लोग बड़े शौक़ से देखते जब चूरन बिकता था और मुगालता पाकिस्तान हम पढ़ते थे। तो अब फैसला किया गया है, उस दिन आतिफ असलम से गाना जो है ना इन्होंने रिकॉर्ड कराया है, तो मोस्ट डिसलाइक्ड जो गाना था आतिफ असलम की ज़िंदगी का, तो वो करार पाया है 23 मार्च का। तो बहरहाल अब फैसला हुआ है कि कर्जा भी मिल गया, ताज़ा उसको उड़ाना भी है। जाहिर है इतने प्रोग्राम IMF के मिले तो मुल्क तो उसी तरह ही चल रहा है, यानी डंग टपाओ, ये निकालो, ये दिन निकालो, ये हफ्ता निकालो, ये महीना निकालो, देखा जाएगा फिर अल्लाह वारों से। तो अब कर्जा भी मिल गया है तो अब फनकारों की मौजें लगेंगी। यानी एक अदाकारा के बारे में कहा जाता है कि वो एक किस्त का 60,000 रुपया लेती हैं, और जो होता है ड्रामों में वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब ये इजलास में फैसला हुआ है कि जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है तो इनका जवाब दिया जाएगा ड्रामों से और फिल्मों से। बहरहाल वो आपने भी देखनी है, मुझे टाइम मिला तो मैं भी देखूंगा। बयानियां बन रहा है, बयानियां, मुझे तो समझ नहीं आती ये कौन सा बयानिया है, लोगों की हालत क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल कहां पहुंच गया है, क्या जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। बयानिया ठीक है जी, आगे चलो। अली मीन गन्नापुर ने आज न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और वो जो है इनडायरेक्ट बरस पड़े हैं मौलाना फजल रहमान पे। मौलाना फजल रहमान के बारे में मेरे जो ख्यालात हैं ना वो आप अच्छी तरह उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि जी PTI इत्तेहाद की कोशिशें कर रही है, लेकिन अली अमीन गन्नापुर वो DI खान की सियासत से बाहर नहीं आ रहे। इमरान खान कह चुके हैं कि इत्तेहाद करें, JUI के साथ करें, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ करें, जो है ना वो अल्लामा सैयद नासिर अब्बास के साथ करें। और फिर आप जानते हैं कि जो मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर है आपको अच्छी तरह पता है, कितने हार्ड कोर वर्कर्स हैं। और फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर मौलाना फजल रहमान सड़कों पर आ गए PTI के साथ, हम फ़र्ज़ करते हैं कोई इनके साथ वो सलूक करेगा जो PTI के साथ करते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ करें, वो बहुत डाई हार्ट हैं, वो जो है ना मदरसों के लड़के होते हैं, उनके साथ ये सलूक हो ही नहीं सकता। लेकिन गन्नापुर साहब जो है वो फरमाते हैं कि जी ये मौलवी सबसे डाढ़े होते हैं क्योंकि ये सदका भी खा जाते हैं, सदका भी। अब ये गन्नापुर किस एजेंडे पे हैं, गन्नापुर को कौन ट्यून करता है, गन्नापुर को कौन कहता है, इसका नहीं पता। क्योंकि फैसल अमीन गन्नापुर कह चुके हैं कि इमरान खान की अगर रिहाई होगी तो वो सिर्फ अली अमीन गन्नापुर करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। अब ये इमरान खान के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। वो कहते हैं इत्तेहाद करें, उन्होंने बड़े अच्छे जेस्चर दिए हैं। और फिर ये भी मैं बात आपको बता दूं कि आप नज़रिए पे कंप्रोमाइज न करें, लेकिन उसके तरीके पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। मसलन मैंने मियाँ वाली जाना है, ठीक है जी, जाना मैंने मियाँ वाली है, एक रास्ता जाता है जंड से, मैं चले जाऊं, जाना तो मियाँ वाली है। एक रास्ता जाता है तलागंग से, मैं उधर से चले जाऊं। एक अब नया रास्ता बना है सी पैक का, मैं इधर से चले जाऊं।
एक रास्ता है हमारे गांव का ट्रेन का, मैं ट्रेन जाना मैंने मियाँ वाली है, तो उसके लिए आप जो है ये इमरान खान का फलसफा है और उसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप स्ट्रेटजी चेंज कर लें। अभी इमरान खान ने स्ट्रेटजी चेंज की ना कि जी सियासी जमातों को साथ मिलाए, हालांकि मौलाना फजल रहमान को आप जानते हैं स्टेटस को का बंदा है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर की समझ नहीं आती, ये बड़बोले हैं, ये बजाय अपने दोस्त बनाने के दुश्मन पैदा करते हैं। अब अली अमीन गंडापुर के इस बयान पे JUI का भी मौक़िफ़ आ गया कि ये अली अमीन गंडापुर जो है ना किसके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। बहरहाल उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि जी अब दहशतगर्दों को तो पता नहीं, लेकिन जो नकाद है ना, जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करते हैं, उनको कुचला जाएगा। अब कोई नई कानून साजी होगी। मैं इस बात पे हैरान हूं कि पहले ये जो कुछ हो रहा है, यानी PDM के दौर में हुआ, काकड़ के दौर में हुआ, और अब जो कुछ हो रहा है, तो इसमें कौन सी कसर बाकी है? कौन सी? मैंने आपको बताया था कि वलीद बिन अब्दुल मलिक को एक दरबारी ने हदीस सुनाई थी, हदीस कि जी ये जो बादशाह होते हैं ना, इनकी सिर्फ नेकियां लिखी जाती हैं, बुराइयां लिखते ही नहीं हैं फरिश्ते। तो वहां पे एक ताबी खड़े थे नेक, उन्होंने कहा यार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आया, नई किताब नहीं आई, नया दीन नहीं आया, ये हदीस तुमने कहां से निकाली है कि बादशाहों की सिर्फ नेकियां लिखी जाती हैं? तो चुप। अली मीन कह रहा हूं, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि बताओ ये हदीस कहां से लिए? कहता खुद घड़ी है खुश करने के लिए तुम्हें। अभी भी वही हो रहा है कि बादशाहों की सिर्फ नेकियां लिखी जाती हैं। यानी मेरा सवाल ये है कि कौन से इख्तियार चाहिए? खम्भों पे टांगना है, यानी लोगों को इस तरह, यानी ये जो बिजली की तारें जा रही हैं, हर जो है ना वो तार पे PTI ना बंदा पुट्ठा टंगोए होवे, यानी वो जो है ना ये। और कौन से कि जी इजलास बुला लिया गया, ईद का भी इंतजार नहीं किया गया कि ईद के फौरन बाद जो है ना इजलास बुलाएं, जिस तरह वो 26वीं तरमीम कराई गई थी रात को 12 बजे कि जी हमें जो है ना वो कानून साजी हॉट स्टेट। मुझे तो अपना डर लग गया है कि ये और अभी और क्या होगा, और क्योंकि असल में ना वो मैंने ये वाक़या भी आपको बताया है कि पूरा दरबार लगा हुआ, तो एक बंदे ने फिरौन को कहा कि जी आप ऑल इज वेल, सब कुछ आपके इख्तियार में, आप खुदा होने का ऐलान कर दें। तो वो सारे वजीरों ने कहा जब क्या बात है, कर दो। वो दरबार जो है ना ख़त्म हुआ ना, तो एक बूढ़ा बैठा था, उसने कहा था कि अभी ऐलान करने का वक्त नहीं आया। फिरौन ने कहा क्यों? बात को आपने डॉट कनेक्टिंग करना है, डॉट कनेक्ट करने। तो उस बूढ़े ने कहा कि पहले ये जो मदरसे हैं ना, वो उस वक्त के जो थे, जो स्कूल हैं, मीन पढ़ाई तालीम, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तब खुदा होने का ऐलान करो। अब कौन सा फिरौन, अब कौन सा मसला दरपेश है? सोशल मीडिया, पढ़े लिखे यूथ, एक इन्होंने नया लफ्ज निकाला यूथ। यूथ क्या है? यूथ चूसने पीने वाले हैं, बोतल पीने वाले हैं, फीडर पीने वाले हैं, और यार PhD हैं, MA हैं, BSc हैं, BS हैं, उनको कहते हैं यूथ। अब वो पढ़े हुए हैं, वो खुदा मानते नहीं हैं। वो फिरौन वाला वाक़या याद रखें, वो किस तरह माने कि जी हम स्टेट हैं, 25 करोड़ स्टेट है, 7,96,096 किलोमीटर का, मुरब्बा किलोमीटर का एक टुकड़ा है पाकिस्तान, वो तो जमीन का टुकड़ा है, उसमें 25 करोड़ जो है वो स्टेट है। दूसरी तरफ वाले कहते हैं नहीं 7 लाख स्टेट है, 25 करोड़ में से 7 लाख निकाल दें, बाकी जो बचते हैं ना 7 लाख के बाद जो बचते हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो भेड़े हैं, वो बकरियां हैं, वो उल्लू के पट्ठे हैं। ये सारी जो है ना वो जंग है, बयानिए बन रहे हैं। यानी मैंने आपसे सवाल किया ना कि और क्या चाहिए? 1 लाख छापा लगा है, यानी PDM के दौर से लेकर अब तक 1 लाख छापा लोगों के घरों पे लगा है, 1 लाख छापा। ये तो शुमाली कोरिया में भी नहीं हुआ। लोगों के जो घर तोड़े गए, लोगों से पैसे लिए गए, लोगों की चीजें चुराई गई, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी कानून साजी करें। किसके खिलाफ कानून सही? सोशल मीडिया।
दहशत गर्द नहीं, नक्काद, तनकीद करने वाले, कुचलना है, बुलडोजर चलाना है, ट्रैक्टर चढ़ाना है, इन पे क्रेनें चढ़ानी है। ये अब कानून साजी ईद के बाद देखते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।